हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 16 जुलाई है और आज बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल आए हुए हैं। पूरे आईआर में आप देखिए तो पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा बदल गई है और इंडिया के लिए जैसे चीज़ें आसान होती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। और उसी पर जुड़ा हुआ आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे, किस तरीके से अभी इंडिया और ईरान के रिलेशन में बदलाव देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ चाइना का इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ रहा है बाकी देशों पर और उसका क्या नुकसान भारत को यहाँ झेलना पड़ रहा है, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको मिलेंगे। बैकग्राउंडर हम डिस्कस करेंगे जिससे आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। और जो नए लोग हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। यहाँ पर डिस्कशन हमने अभी ज़रूर शुरू किया है, ये नया चैनल है आईएएस दरबार, लेकिन ये जो इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन है ये स्टेप अप आईएएस के चैनल पे बहुत पुराना डिस्कशन है और आप चाहें तो वहाँ पर जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उस चैनल पर हम लोग अपलोड नहीं कर पा रहे हैं न्यू वीडियोज़ को। देन वी हैव स्टार्टेड अनदर चैनल फॉर यू पीपल। तो अब एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, व्यूज़ को बढ़ाने में मेरी मदद करें, क्योंकि ये सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। शेयर कीजिए, अगर पॉसिबल हो तो कुछ समय के लिए स्टेटस लगा लीजिए ताकि आपके दोस्तों को जो आईएएस की तैयारी में हैं उनको पता चल जाए ऐसा कुछ डिस्कशन होता है। तो आइए आज शुरू करते हैं डिस्कशन को कोटेशन से, रोज़ की तरह। और अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि क्या क्या इस डिस्कशन में ओवरऑल होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले इस कोटेशन को देख लेते हैं। कोटेशन है, इट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू क्वेश्चन अथॉरिटी। समझ में आ गया होगा आपको इसका क्या मतलब है, आप इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो एक अच्छे सिटीजन की तरह हमारी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है क्वेश्चन करना। कोई भी कानून, कोई भी लॉ बनता है तो उसके लिए आप उसमें जागरूक रहें कि ये चीज़ें क्यों बन रही हैं, आपके कितने फ़ायदे के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि वो ओवरऑल पूरी सोसाइटी के फ़ायदे के लिए है या नहीं है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये जो स्टेटमेंट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, अपने एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं, पेपर 4 में। जैसा कि आपने अगर सिलेबस को देखा होगा, एग्जैक्टली टर्म्स आपको वहाँ पर मिलेंगे गवर्नेंस एसोसिएटेड। इसके अलावा ऐसे राइटिंग में कई बार ऐसे टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, तो आप शुरुआत कर सकते हैं जिनका ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आज के डिस्कशन में क्या कुछ होने वाला है। हम 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। बेटर लेड प्लान, इसमें हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं। एक्ट क्विकली, इसमें हम लोग अभी क्या फॉर्मेशन चेंज हुआ है ईरान इंडिया के रिलेशन में, और वहीं चाइना किस तरीके से इंक्रोच कर रहा है इसकी बात करेंगे। और नेबरहुड चैलेंज, तो यहाँ भी हम आईआर के पॉलिसीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। साथ में आपको कोटेशन मिल चुका है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, डिस्कशन के दौरान हमें बैकग्राउंडर मिलता है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अगर कुछ स्टूडेंट आप में से कौन कौन है जो वीडियो की स्पीड को बढ़ाते हैं, तो कृपया मुझे आज इसका फ़ायदा बताइए कि अगर आप लोग स्पीड को बढ़ा लेते हैं तो आपका क्या फ़ायदा हो जाता है। ये जो पूरा डिस्कशन है वो 35 से 40 मिनट्स का होता है फ्रेंड्स। तो हम लोग उसमें ऑब्वियसली बातें करते हैं, आपको मैं टॉपिक्स को बता रही होती हूँ, एक काइंड ऑफ डिस्कशन होता है और इसको आपको सुनना ज़रूर चाहिए। 10 मिनट तो आप यूं ही बिता देते हैं। जब आप सुबह सोचते हैं कि 5 बजे आप एग्जैक्टली उठ जाएंगे, लेकिन आपका अलार्म फिर से स्नूज़ पे जाता है और 15 मिनट के बाद आप उठते हैं, तो मुझे लगता है कि 10 मिनट अगर हम वीडियो में बहुत ही पेशेंस के साथ सुन लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जो यहाँ पर वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उसमें ऐसा कोई सेटिंग हमारी तरफ से नहीं होता कि आप स्पीड को बढ़ा ना पाएँ। उसमें आपका जो डाउनलोड होता है या इंटरनेट स्पीड होता है उसकी अपनी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो उस चीज़ के लिए प्रॉब्लम हमारी तरफ से नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि 30 मिनट दे दो यार, थोड़ा समय देना चाहिए आईएएस की तैयारी के लिए। और न्यूज़पेपर इतना इंपॉर्टेंट सेशन है तो इसको स्किप ना किया जाए। खैर आइए देखिए कौन कौन सा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अलग से। चाबार पोर्ट, रेल लिंक कहाँ पर, क्या भी न्यूज़ में है। डेलाराम जारंज हाईवे, ये है कहाँ पर एग्जैक्टली। पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट का जिक्र क्यों हुआ है इस आर्टिकल में, ये कहाँ पड़ता है, क्या बेसिक फैक्ट है इसका, इंडिया का क्या रिलेशन है इस डैम प्रोजेक्ट से। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट का क्या बेसिक फैक्ट है, भारत की क्या नीति अभी रही है, कितना हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है, कितना हम कर पाए हैं। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज़ का भी जिक्र करने वाले हैं डिस्कशन के दौरान। तो पेशेंस ज़रूर रखिएगा दोस्तों, और नोटबुक के साथ बैठिए, पेन कॉपी को लेकर के बैठेंगे तो इंटरेस्ट जगा रहेगा। और जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है आंसर राइटिंग के लिए उसको ही लिखना है, राइट। तो एक ये वाला आर्टिकल है जो आपने न्यूज़पेपर में देखा है, एक्ट क्विकली, और तीसरा आर्टिकल नेबरहुड चैलेंज डिस्कस करने जा रहे हैं और 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं बहुत डिसअपॉइंट होती हूँ जब आप लोगों का
जो आंसर रिव्यू का ग्रुप है आईएएस दरबार का, वहाँ पर जब आप लोग क्वेश्चंस के आंसर्स डाल रहे हैं तो मैं देखती हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चंस भी कंप्लीट नहीं रहते हैं। आप लोग कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर लिख रहे होते हैं, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो प्लीज़ थोड़ा सा 1 सेकंड का समय लगा दीजिए, अपने लिए ही आप मेहनत कर रहे हैं, किसी और के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझिए, क्वेश्चन को लिखिए, फिर उसका आंसर लिखिए। एटलीस्ट आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए कि आप अगर इस वीडियो के क्वेश्चंस को राइट कर रहे हैं तो उसमें कौन सा क्वेश्चन है वो वाला। और क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपसे अगर एक एक क्वेश्चन में आपसे देखिए कि कितने पार्ट्स पूछे गए हैं, 2 पार्ट है तो 2 पार्ट का आंसर आपको लिखना है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है उनका, थोड़ा और उनको मेहनत करनी है, जैसे इंट्रो वगैरह में थोड़ा और काम करना है। बाकी आप लोग लिखते रहिए तो सुधार ज़रूर आएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चंस तो हम डेली आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं। आज जैसा कि आपकी डिमांड बढ़ रही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हिंदी में दिया जाए, तो बिल्कुल दे दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन थोड़ा आप लोग कमेंट कीजिए, क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, तभी तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग भी उतने ही एक्टिव हैं। सिर्फ व्यूज़ मिल जाने से क्या फ़ायदा है, ना आपका फ़ायदा ना मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी, जितना ज़्यादा इंगेजमेंट, जैसे हमारे पहले चैनल पर हम लोग काफ़ी इंगेज थे एक दूसरे के साथ। मुझे याद है कि 75 कमेंट्स उस समय में आ रहे थे मेरे पास, और 100 से ज़्यादा लाइक्स भी होते थे वीडियोस पर। तो ऑब्वियसली आई एम मिसिंग दोज डेज, और मुझे लगता है कि वो दिन फिर से वापस आएगा। लेकिन आप लोग प्लीज़ अपने लिए कोशिश जारी रखिए, क्वेश्चंस का आंसर लिखा कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में छाबार पोर्ट पर आपसे क्वेश्चन पहला है, दूसरा पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पर है, तीसरा डिसइन्वेस्टमेंट पर है, और चौथा सवाल रूट 606। डू यू नो वेयर इट इज? रूट 606 कहाँ पर है ये बताना है आपको। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। जिनको समस्या आ रही हो तैयारी करने में, अगर वो चाहते हैं ऑनलाइन डिस्कशन या ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, ऑनलाइन जो भी पूरा प्रोजेक्ट होता है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। 8750069419 पर आप कांटेक्ट कीजिए, या अगर आपके कोई दोस्त हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको जोड़ना चाहते हैं, तब भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ये इमेज दूसरा लग गया है, सॉरी फॉर दैट। हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे एक्ट क्विकली वाला, ठीक है। छाबार प्रोजेक्ट की हम बात करने जा रहे हैं, और आईआर में आ जाएगा ये पूरा टॉपिक, क्योंकि हम इंडिया, ईरान और चाइना के फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंडर में सबसे पहले छाबार पोर्ट का जिक्र कर लेते हैं, कहाँ पर है ये, क्या इंपॉर्टेंस है इसका भारत के लिए। जो नए लोग हैं शायद नहीं जान रहे होंगे, उनको बता दें। देखिए ये है छाबार पोर्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईरान में पड़ता है, ठीक है। इसी के बगल में यहाँ पर ग्वादार पोर्ट है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो भारत के पास 2 रास्ते हैं अफगानिस्तान में पहुँचने के। एक तो भारत जो है वो पाकिस्तान से रास्ता लेते हुए और फिर अफगानिस्तान में जाए। दूसरा ये है कि पाकिस्तान से आपको पता है कि हमारे संबंध कितने अच्छे रहते हैं हमेशा। तो ये प्रॉब्लम्स जो बार बार आती हैं उसको अवॉइड करने के लिए इंडिया के पास दूसरा रास्ता ये है कि पाकिस्तान को अवॉइड कर दिया जाए और इधर से ईरान के रास्ते से होते हुए अफगानिस्तान पहुंचा जाए। और उसके लिए जो छाबार पोर्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको बता दें, अच्छी बात यह है कि भारत ने ही इसको डेवलप किया है, और इससे ईरान और इंडिया का रिलेशन कितना अच्छा है ये भी हम जान सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। तो गल्फ ऑफ ओमान में ये पोर्ट पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। अभी न्यूज़ में आया है, क्यों आया है इसका जिक्र भी होगा आगे चल करके। और ये पूरा प्रोजेक्ट देखिए इस तरीके से है, यहाँ से छाबार से जाहेदान, जाहेदान से जारान, और जारान से यहाँ पर काबुल। ये पूरा रूट है अफगानिस्तान तक पहुँचने का। यहीं पर एक हाईवे है, ठीक है, जो जारान हाईवे है ये यहीं पर है अफगानिस्तान में, जिसको कि इंडिया ने डेवलप किया है। लेकिन इसके बाद ये वाला जो रास्ता है जाहेदान से लेकर के छाबार तक का, ये एक रेल लिंक प्रोजेक्ट है जिसको कि अभी चाइना को दिया जा रहा है। ये जो रेल लाइन है ये टोटल 628 किलोमीटर का है, इनॉग्रेट किया जा रहा है। इस पर पहले इंडिया काम करने वाला था, हालांकि अभी इंडियन जो ऑफिशियल्स है उनका ये मानना है कि ये प्रोजेक्ट हमारे ही पास अभी है। लेकिन देखिए आगे थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी, अभी फुल क्लैरिटी नहीं, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि ये चाइना को प्रोजेक्ट मिलेगा। और इस वजह से अभी फिर से ये पूरा छाबार और ये पूरा एरिया जो है लोकेशन रीजन न्यूज़ में आ चुका है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है आपको। और एक बात और बता दें छाबार के बारे में, इट इज़ द ओनली ओशनिक पोर्ट ऑफ ईरान, ठीक है। ईरान का एकमात्र ओशनिक पोर्ट है, और इसका नाम शाहिद बेहस्ती भी रखा गया है, तो ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 सेपरेट पोर्ट्स हैं एक्चुअली, एक शाहिद बेहस्ती है और दूसरा शाहिद कालांतरी है। इसको मिल करके ये एक पूरा पोर्ट बनता है।
दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं, पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मालूम है कहाँ पर है ये? अभी हमने उसके बारे में बहुत जिक्र किया था जब हम इंडिया रिलेशन और नेपाल रिलेशन पर कई सारे आर्टिकल को पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर हमने कई सारे फैक्ट्स को देखा था जो इंडिया नेपाल के बीच में है। उसी में एक पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी है और ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द महाकाली रिवर। इसी रिवर पर ये पूरा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और ये इसकी जो हाइट है वो 315 मीटर की इसकी हाइट है। काली गंगा, इस रिवर को, महाकाली रिवर को काली गंगा कहा जाता है उत्तराखंड में, याद रखिएगा। और ये इट इज़ नॉट गंगा रिवर, ये महाकाली रिवर है जिसका नाम काली गंगा है उत्तराखंड में। नेपाल में इसको महाकाली के नाम से जाना जाता है। ऐसा मानते हैं कि जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो सेकेंड लार्जेस्ट डैम पूरे वर्ल्ड का बन जाएगा और 6720 मेगावाट का पावर प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा, इसकी कैपेसिटी है। तो इंडिया नेपाल के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इसको माना जाता है, लेकिन अभी ये न्यूज़ में फिर से है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। शाहबार पोर्ट टू जाहिदान, जो अभी हमने न्यूज़ पूरा ये इमेज में देखा था, रेल लिंक प्रोजेक्ट, उसमें इंडिया, जो ईरान का डिसीजन है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया को से अब ये प्रोजेक्ट लिया जा रहा है क्योंकि देरी हो रही है। प्रोजेक्ट को इंडिया कंप्लीट नहीं कर पा रहा है और ये सिर्फ ईरान में नहीं है बल्कि और भी जगह पर ये सेम स्थिति है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि भारत पाकिस्तान के रूट को अवॉइड करने के लिए ईरान से होते हुए अफगानिस्तान तक पहुंचता है और इस पर ये जो आपका प्रोजेक्ट है झावर पोर्ट है वो शुरू भी हो चुका है, ये ऑपरेशन में है और अफगानिस्तान तक जो सामान पहुंचते हैं, फूड ग्रेन्स पहुंचते हैं, वो झावर पोर्ट के माध्यम से ही पहुंचते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये ऐसा जो लिया है ईरान ने डिसीजन, वो क्यों है, कैसे है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी इमेज आपको मैंने बताया, एक बार फिर आप देख लीजिए। गल्फ ऑफ ओमान में ये कांडला से हम लोग शाबार पोर्ट पर इस तरीके से सी रूट से पहुंचते हैं, उसके बाद आगे का रूट तय होता है। सो इंडिया प्लेड इट्स पार्ट इन डेवलपिंग द पोर्ट। अब देखिए, पोर्ट को काफ़ी अच्छे से डेवलप किया भारत ने और उससे ऑब्वियसली रिलेशन काफ़ी अच्छा माना जाता है। अभी भी खैर ईरान ने कहा कि जो दोस्ती है भारत और ईरान की वो एक तरफ है और कांडला गुजरात से होते हुए वहाँ छाबार पर पहुँचते हैं हम लोग, फूड ग्रेन्स वगैरह पहुँचाते हैं अफगानिस्तान तक। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से 218 किलोमीटर का रूट 606, जिसका नाम डेलाराम जारांज हाईवे है, इसी को रूट 606 कहते हैं अफगानिस्तान में। ये बीआरओ ने ही वहां पर डेवलप किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से, नाम तो आपने सुना होगा, राइट। सो तो ट्रेवल टाइम को कट करने के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, काफ़ी अच्छे से इसको चलाया भी गया। लेकिन अब जहां पर रेल लिंक जो था छाबार से जाहिदान तक, इसको इंडिया के द्वारा बनाया जाना था, वो अब हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसमें कारण क्या है? कारण है प्रोजेक्ट का डिले हो जाना। वैसे तो देखिए बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एक मेन रीज़न अगर आप थोड़ा सा अलग हट करके सोचें तो वो है मनी। इट्स ऑल अबाउट द फाइनेंशियल क्रंच विद इंडिया, और इसकी वजह से कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया समय पर पूरा नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो कारण है, क्या क्या बताया गया है आर्टिकल में, तो ये भी आपको लिखना है अपने आंसर में कि एक तो यूएस सैंक्शन लग गया और उसका फियर पहले से चला आ रहा था। तो क्या हो रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट के बीच में काफ़ी डिसएग्रीमेंट हो रहे थे दोनों के देशों के बीच में। फिर अगर सैंक्शन, जैसे कि सैंक्शन लगा दिया यूएस ने, उसके बाद जो मटेरियल्स वगैरह है उसका सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो, टाइम पर पहुंचे, इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आ गई। तो एक के बाद एक प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है आज। एंड डिले इन द कंप्लीशन, वहीं दूसरी तरफ जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लगा, काफ़ी डिले हुआ। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ छाबार की स्थिति नहीं है, बल्कि म्यांमार, श्रीलंका, बाकी जितने भी, नेपाल, हर जगह पर यही स्थिति है कहीं ना कहीं कि जो भी प्रोजेक्ट भारत के द्वारा लिया जाता है, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट हो, हाईवे हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सभी में काफ़ी देरी हो जाती है या फिर वो नहीं ही बन पाता है। तो उसी में एक आता है पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट का भी जिक्र आता है। नेपाल में इसको बनाया जाना था, 1991 से ही इसकी शुरुआत होती है। फाइनली 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वो इस काम को और स्पीड इसकी बढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा भी इसका, लेकिन अल्टीमेटली अभी तक कितने समय से ये चला आ रहा है, हमारे रिश्तों में भी अब खटास दिखने लग गए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट ट्राइलेटरल हाईवे का कंप्लीट होना था
और वो प्रोजेक्ट तो नहीं कंप्लीट हो पाया, लेकिन चाइना ने इतने में चाइना म्यांमार बॉर्डर ट्रेड के लिए एक हाईवे वहां पर कंप्लीट कर दिया। तो किस तरीके से जिस जिस जगह पर इंडिया इन्वेस्ट करने जाता है, इंडिया अपना काम स्टार्ट करता है, वहां पे देरी हो जाती है और चाइना फटाफट उस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए नए प्रोजेक्ट को वहां पर स्टार्ट करके और कंप्लीट कर देता है, राइट। तो एक इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे चाइना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है भारत के मित्र देशों को या पड़ोसी देशों को। एंड इंडियाज बेटर रिकॉर्ड इन श्रीलंका इज नॉट विदाउट मिस्ड अपॉर्चुनिटी that were once again snapped up by the China. And Delhi has no choice but to find more efficient way of getting around these difficulties. Obviously भारत के पास कोई और तरीका या रास्ता नहीं है सिर्फ बजाय एक के कि हम जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट्स को, जितने भी हम एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स लेते हैं, उसको समय पर एफिशिएंटली पूरा करें। कंक्लूजन में कहा गया है कि ये रेल लिंक प्रोजेक्ट जो है ईरान का, दैट द इंडिकेट दैट इट इज कंटिन्यूज टू बी द पार्ट ऑफ द रेल लिंक प्रोजेक्ट। दिल्ली ने इंडिकेट किया है कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहेंगे। और छाबार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के हर एक गोल को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए। अगर हम स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं या रीजनल गोल की बात करते हैं तो ईरान के साथ रिलेशन, छाबार प्रोजेक्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक्ट करने की ज़रूरत है। ईरान के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की या जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको पूरा करने की आवश्यकता है। और जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको मजबूत बनाना होगा, क्योंकि चाइना के साथ ईरान का रिलेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेंथन होता जा रहा है और इससे भारत को अभी सतर्क होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बेटर लेड प्लान्स। इसमें हम डिसइन्वेस्टमेंट का जिक्र करने वाले हैं और इसको आप 2-3 जगह से एसोसिएट कर सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है, तो ये पॉलिटी में भी आ जाएगा, आपको याद होगा दीपम के नाम से। और जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी में आ जाएगा, बिकॉज पूरा मुद्दा इकोनॉमी का ही है। डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करती ही इसलिए है ताकि वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर पाए और जो फिजिकल क्राइसिस है उससे बच पाए, डेफिसिट से बच पाए। तो पहले हम लोग फैक्ट देख लेते हैं, क्या मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट का। ध्यान दीजिए, जब भी गवर्नमेंट अपने एसेट को लिक्विडेट करती है, सेल करती है, मतलब बेच देती है, तो वहाँ उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ज़्यादातर ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी यूनिट्स जो होती हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको वो लोग या कोई भी ऐसा फिक्स्ड एसेट होता है उसको वो सेल करते हैं या लिक्विडेट कर देते हैं, ठीक है। एंड गवर्नमेंट अंडरटेक डिसइन्वेस्टमेंट टू रिड्यूस द फिस्कल बर्डन। मेन इसका उद्देश्य यही होता है किसी भी चीज़ को डिसइन्वेस्ट करने का, कि वहाँ से एक तो अगर वो पहली चीज़ तो ये है कि अगर फाइनेंशियल क्रंच है तो वहाँ पे पैसे आ जाएंगे, एक्स्ट्रा मनी रेज हो जाएगा इस मेथड से। दूसरा, मान लीजिए अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, तो एफिशिएंट बनाने के लिए भी फिर प्राइवेट लोगों को वहाँ पर एंट्री दे दी जाती है। अब देखिए स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा जान लीजिए अलग से। ये क्या होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट? ये इसमें क्या होता है, ओनरशिप और कंट्रोल दोनों को ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटिटी। ओनरशिप भी दी जाएगी और कंट्रोल भी दिया जाएगा, और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में खास करके जो प्राइवेट सेक्टर की एंटिटी हैं उनको एंट्री दी जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? एंड अनलाइक द सिंपल डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक सेल इम्प्लाइज अ काइंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा हो किसी भी चीज़ का, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसमें ओनरशिप भी प्रोवाइड किया जा रहा है। फाइन, तो डिसइन्वेस्टमेंट का आपको मुद्दा समझ में आ गया होगा। दीपम एक डिपार्टमेंट है इसके लिए अलग से जो काम करती है। और अब आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का स्लो हो जाना और भारत सरकार के पास पैसे का क्रंच हो जाना, क्योंकि अभी जिस तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें सरकार के पास डायरेक्ट टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स आता है, लेकिन अब जब काम ही नहीं हो रहा है लोगों का तो जाहिर तौर पर टैक्सेशन भी कम आएगा, सरकार के पास टैक्स ज़्यादा कलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और उसका यहाँ पर डाटा भी देते हैं, जब भी आप ऐसे स्टेटमेंट को लिख रहे हो तो वहाँ पर जिक्र कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रॉस टैक्स कलेक्शन जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली वो 37% रहा मई में और नीचे चला गया, वहीं 44% तक कॉन्ट्रैक्ट हो गया अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल मई में ये कम हो रहा है, मतलब अप्रैल में ज़्यादा नीचे चला गया था, फिर थोड़ा सा ऊपर उठा मई में। और ये स्थिति है कि सेंटर के पास अभी जो फाइनेंस उसका क्रंच हो गया है। और
अब इसके लिए तरीके ढूंढे जा रहे हैं भाई कि कैसे हम रेवेन्यू को जनरेट करें। अब टैक्स रेवेन्यू तो कम हो गया, तो दूसरा क्या तरीका बचता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का। तो हम नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से पैसा ला सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट इसका तरीका होता है, जिस तरीके से अभी हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बॉन्ड वगैरह को रेज करके पैसे लाए जा सकते हैं। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसे कलेक्ट करने का सरकार के पास एक ऑप्शन है, और उसको जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेगी गवर्नमेंट, उतना ज़्यादा रिसोर्स को और रेज कर पाएगी यहाँ पर, ठीक है। और उसी में ये स्टेप्स लिया है सरकार ने कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया जाए, और इट शुड बी वेरी वेलकमिंग प्रोसेस। एंड अब टारगेट क्या रखा गया है, तो टारगेट देखिए 2.1 लाख करोड़ रुपीस का रखा गया है। आपको बता दें कि पिछले साल भी डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया था, और वो था 1.05 लाख करोड़ का, लेकिन गवर्नमेंट कितना अचीव कर पाई थी, सिर्फ 65,000 करोड़ रुपए तक अचीव कर पाई थी। देखिए 1 लाख करोड़ रुपीस का टारगेट था, अब यहाँ पे 2.1 लाख करोड़ रुपीस का टारगेट है। विद द सेल ऑफ स्टेक इन कंपनी सच एज एयर इंडिया, LIC, इन सभी में स्टेक को सरकार अभी बेच रही है, और वहाँ से फिर जो भी पैसे आएंगे उससे ये अपना टारगेट अचीव करेगी 2.1 लाख करोड़ रुपीस का। लेकिन इसके लिए ना एक प्लानिंग की ज़रूरत है, बिना किसी प्लानिंग के या प्रिपरेशन के इट्स नॉट पॉसिबल कि ये जो टारगेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उसको वो अचीव कर पाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर उन्होंने टारगेट फिक्स नहीं किया, प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, तो पिछले साल जिस तरीके से हुआ था वैसा ही सेम सिचुएशन आगे भी हो सकता है। एंड अचीविंग द एम्बिशियस टारगेट दिस ईयर, द जनरेटिंग मोर रेवेन्यू कंसिस्टेंटली थ्रू दिस रेवेन्यू रिक्वायर द कॉम्प्रिहेंसिव प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम। तो सलाह क्या दिया जा रहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को लाया जाए, जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था अपने अनाउंसमेंट में, स्पीच में। और तब अगर ये कोई कंसिस्टेंस प्रोग्राम लेकर के आएंगे तो ये जो टारगेट है उसको अचीव किया जा सकता है। स्पेंडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मुद्दा अब ये है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट होगा उसको फिर यूज कैसे किया जाएगा। द लिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक सेक्टर वुड बी नोटिफाइड इन द प्रेजेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। नाउ जो पैसे यहाँ से रेज होंगे उसका इन्वेस्टमेंट बहुत मैटर करेगा, कि जब आप चीज़ों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर फर्म को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, एक बहुत ही बोल्ड अनाउंसमेंट है, और बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे रही है। और ऐसे में आप जो रेवेन्यू वो रेज करते हैं उसको सही जगह पे स्पेंड करना ज़रूरी होगा, तभी रिकवरी हो पाएगी इकोनॉमी की, राइट। अगर आपको इकोनॉमिक सेक्टर के हेल्थ को सही बनाना है तो जाहिर तौर पर जो आप पैसा रेज कर रहे हैं उसका इस्तेमाल सही से करना होगा। ये आप अपने केस में भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास पैसे कम हैं और आप पैसे कहीं से अपने किसी सामान को बेच करके लाते हैं, तो उस पैसे को आपको उस जगह पर इन्वेस्ट करना है जो उस पैसे को और मल्टीप्लाई करे। तो ये इस फैक्टर को ध्यान में रखना है। कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूइंग विद द लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटिटी, स्पेशली दोज इन द highly competitive sector as aviation, telecom, where no public purpose is served, are too high an exchequer to bear। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे सेक्टर जिसका कि कहीं ना कहीं दबाव सरकार झेल नहीं पा रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी चीज़ों को डिसइन्वेस्टमेंट करना तो फ़ायदेमंद हो सकता है। और द अप्रोच ऑफ व्यूइंग इज solely as a means of plugging the revenue gap towards the end of the financial year need to be discarded। अब यहाँ पे गवर्नमेंट किस तरीके से इसका पूरा फ़ायदा उठा पाती है, और जिस तरह किस किस एंटिटी को डिसइन्वेस्ट करती है, उनका जो चुनाव होगा ये सब भी बहुत मैटर करेगा आगे आने वाले समय के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल होगा नेबरहुड चैलेंज। ये भी IR से एसोसिएट करेंगे, और बहुत ही अच्छी शुरुआत इन्होंने की है। लेकिन ये शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का जिक्र कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे आर्टिकल पर। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ना कि नेबरहुड फर्स्ट, जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो पहले आएंगे, राइट। तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमें कहाँ से मिलता है, जब मोदी जी का पहला टर्म था, पहली बार वो जीत करके आए थे एज अ प्रधानमंत्री, तो वो अपने फर्स्ट विजिट पर भूटान गए थे, राइट। तो ये इस बात को शो कर रहा था कि कैसे जो भारत की फॉरेन पॉलिसी में अब अपने पड़ोसी देशों का प्रथम स्थान होगा, उसके बाद हम किसी और देश की तरफ जाएंगे। तो इनके साथ रिलेशन को अच्छा बनाना, फिर पीस एंड सिक्योरिटी के साथ इकोनॉमिक रिलेशन को अच्छा करना, पॉलिटिकल रिलेशन को अच्छा करना, ये सब इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा था और है।
आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल की शुरुआत ये करते हैं कौटिल्य के थ्योरी से। कौटिल्य का एक थ्योरी है राजा मंडला। अब इनका कहना है कि इस थ्योरी में क्या कहा गया था, द सर्कल ऑफ द किंग्स, राजाओं की एक मंडली या उनका एक सर्कल। इसमें इस पूरी थ्योरी में का क्या कहना है ये समझिए तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा लगेगा जान करके। तो इस थ्योरी में इन्होंने कहा था कि इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप किसी आईआर पॉलिसी की बात करते हैं या अपने नेबरहुड स्टेट को डील करने की बात करते हैं, तो कौटिल्य के इस थ्योरी को, जो राजा मंडला का ये थ्योरी है, उसको ध्यान में रखना है, जो ये कहता है कि उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंगली देयर विल बी अ 12 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द नेबरिंग स्टेट एंड डिस्क्राइब ईच ऑफ देम एज अ फ्रेंड और फो। अगर एक सर्कल है, ठीक है, और आपके जो पड़ोसी देश हैं, आपके इस तरीके से मान लीजिए पड़ोसी देश हैं यहाँ पे हर तरफ, तो यहाँ पे कुछ तो आपके दोस्त होंगे और कुछ आपके दुश्मन होंगे, राइट। तो आपका जो पड़ोसी है, जो इमीडिएट नेबर है, हो सकता है कि वो आपका विरोधी हो, राइट। जैसे मान लीजिए अगर कोई इस तरीके से देश है जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो हो सकता है कि वो इनेमिकल हो सकता है वो विरोधी हो, क्योंकि उसका आपस में कुछ डिस्प्यूट चलता हो, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो या अदर ग्रजेज हो सकते हैं। लेकिन यही थ्योरी एक और बात कहता है कि जो नेबर ऑफ नेबर होगा ना, वो आपका दोस्त होगा। मतलब जो पड़ोसी का पड़ोसी होगा वो आपका दोस्त होगा। या इसको आप और सिंपल करके समझना चाहें तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। तो ये सेम चीज यहाँ पर कही जा रही है थ्योरी के हिसाब से। और इस बात को जब भी हम कोई पॉलिसी का जिक्र करते हैं तो इस बात को अपने दिमाग में रखना चाहिए। एंड द कंट्रीज दैट रब सोल्जर्स विद ईच अदर शुड मेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू इंश्योर गुडविल एंड फ्रेंडशिप। तो अगर आपको अपने जो आपका इमीडिएट नेबर है उनके साथ रिलेशन को अच्छा बनाना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा वहां पर, क्योंकि जो इमीडिएट नेबर है वो हो सकता है कि आपकी पॉलिसी से, आपकी नीतियों से प्रसन्न ना हो और वो आपके लिए चैलेंज क्रिएट कर सकता है, तो उनमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत होगी। इंडिया ओवर सेंचुरीज हैज सक्सेसफुली डिफाइड दिस डॉक्ट्राइन बाय यूजिंग द सॉफ्ट पावर। तो ये जो पूरी एक रणनीति, अभी ये जो थ्योरी है, ये कौटिल्य की जो थ्योरी का भी हमने जिक्र किया कि इमीडिएट नेबर जो है वो एनिमी हो सकता है, विरोधी हो सकता है, इसको इंडिया ने बहुत सालों से गलत करार दिया। कैसे? अपने सॉफ्ट पावर के बलबूते अपने रिलीजन और कल्चर को इन देशों तक, जो इनके पड़ोसी देश से वहां तक पहुंचा करके अपने सांस्कृतिक मंडल से, जैसे आपको मालूम है बुद्धिज्म की शुरुआत होती है यहाँ से, और बुद्धिज्म को कैसे कल्चरल सर्कल के माध्यम से इन्हीं ज्योग्राफीज में और फैलाया जाता है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं एशिया में अगर आप देखें तो बुद्धिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत से हुई, और भारत से निकल करके ये कैसे इनके पड़ोसी देशों तक फैल गया है। और आज वहाँ पर अगर एक रिलीजन जाना जाता है तो वो बुद्धिज्म जाना जाता है। और इस नीति से भारत ने अभी तक जो कौटिल्य की थ्योरी थी उसको गलत साबित किया था। और इसका जो सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ था वो एम्परर अशोका के समय में हुआ था, जब तिब्बत, नेपाल, सेंट्रल एशिया, चाइना, जापान, इन सभी जगह पर बुद्धा के मिडिल पाथ को एक्सेप्ट किया गया और बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया गया था। नाउ इंडिया गेव हर माइथोलॉजीज टू द नेबर्स हु वेंट टू टीच इट टू द होल वर्ल्ड। इंडिया ने अपने यहाँ की मैथोलॉजी को, अपने यहाँ के शब्द को, संस्कारों को, रिलीजन को, डॉक्ट्राइन को कहीं ना कहीं एशिया के 2/3 पार्ट में स्प्रेड किया। वहाँ पर एक गॉड, एक रिलीजन, एक डॉक्ट्राइन, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? भारत से होती है। तो ये है इंडिया, राइट, ये है भारत। और ये भारत की है फॉरेन पॉलिसी जो आज तक भारत के सॉफ्ट पावर को दिखाती आई है। इसके बारे में लोग क्या कहते हैं? 1980s में स्टेटमेंट आता है भारत को लेकर के, एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने की कॉइन किया फ्रेज सॉफ्ट पावर। और उन्होंने कहा कि भारत ने कैसे सॉफ्ट पावर की एबिलिटी को यूज़ किया नेशंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, विदाउट यूजिंग अ फोर्स, बिना किसी फोर्स का इस्तेमाल करके। भारत के पास इतनी क्षमता है, सॉफ्ट पावर की कैपेसिटी है कि उन्होंने देश को इन्फ्लुएंस किया, और इवन आज तक वो करते आ रहे हैं। वहीं पर और अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, उस कॉन्सेप्ट में अब ऐसा कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये जो कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट पावर का, ये स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। और चाइना कैसे इस पावर को अलग ढंग से इस्तेमाल कर रहा है लोगों को डोमिनेट करने में। चाइना यूजिंग द पावर एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्ट पावर
एज अ टूल टू स्प्रेड देयर डोमिनेंस। और चाइना ने भी क्या किया है, पावर का इस्तेमाल किया है कंट्रीज को डोमिनेट करने में। उनकी जगह वहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट्स चलाए गए। 2008 में 1000 टैलेंट्स नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया था टू स्पॉट एंड अट्रैक्ट टैलेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर। पूरे वर्ल्ड से टैलेंट को स्पॉट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। तो चाइना की अपनी एक पॉलिसी है और इसमें ये जिक्र करते हैं, दिस इंक्लूड द कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट एंड कोलैबोरेटिव यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। इनके तहत ये कई सारे इनिशिएटिव्स को चलाए और टैलेंट को हंट करने के लिए। कल्चरल सर्कल आर वीकनिंग, बट अभी क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे जो कल्चरल सर्कल भारत ने बनाया था इतने सालों से, वो वीक होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि चाइना का जो अपना तरीका है सॉफ्ट पावर को यूज करने का या चाइना के तरीके को यूज करने का, उससे वो बाकी देशों को डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। और इंडिया का जो प्रेजेंस है इनके पड़ोसी देशों में ये कम होता हुआ नजर आ रहा है। बट लिमिटेशंस ऑफ सॉफ्ट पावर आर ब्रिंगिंग बैक टू द असर्शन ऑफ हार्ड पावर and as a cultural circle are weakening, Rajamandala are returning with the differences। अब धीरे धीरे वही थ्योरी, वही कौटिल्य की नीति फिर से देखने को मिल रही है। नेबर अब लेकिन एक और यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है, वो ये कि अब तो नेबर भी के साथ भी जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, चैलेंजेस वाले दिख रहे हैं। वहां पर भी एक दोस्ती नहीं नजर आ रही है। बांग्लादेश का डिसीजन अब यहाँ पे आगे जिक्र करते हैं कि कैसे अलग अलग देश का चाइना के साथ रिलेशन कैसे बढ़ता गया, वहीं पर इंडिया के साथ कैसे रिलेशन वीक होता गया। तो बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर सितंबर में अभी लास्ट सितंबर में कॉक्स बाजार के पास उन्होंने पहला सबमरीन बेस कंस्ट्रक्ट किया और ये प्रोजेक्ट किसको मिला, चाइना को मिला। यहीं पर चाइना ने सबमरीन को भी 2 सबमरीन को सोल्ड किया। Came the news that ईरान इज गोइंग अहेड। अब बांग्लादेश के बाद ईरान भी आगे बढ़ रहा है। ईरान अपने यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है चाइना को कि चाइना छाबार पोर्ट में भी ऑब्वियसली जो पूरा इंडिया के कंट्रोल में था, इंडिया के सपोर्ट में था, अब कहीं ना कहीं चाइना का इंटरवेंशन वहाँ पर हो रहा है। वहीं गल्फ ऑफ ओमान में भी कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ने वाला है। वहीं जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ईरान और चाइना का, वो कैसे स्ट्रांग हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा ये बताया गया था कि 18 पेज का एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच में, ईरान और चाइना के बीच में, जिसमें कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स और टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, रेलवे, पोर्ट्स, इन सभी के बारे में डायरेक्ट जिक्र किया गया है। एंड चाइना वुड इन रिटर्न, चाइना को क्या मिलेगा इसके बदले ईरान से, हाईली सब्सिडाइज्ड ईरानियन ऑयल चाइना लेगा 25 सालों तक। और दूसरी तरफ चाइना वहां पर अपने प्रोजेक्ट को भी बढ़ाएगा ईरान में और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में फिर से कामयाब हो जाएगा एक बार चाइना ईरान में भी। 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रपोज्ड एग्रीमेंट कॉल फॉर ग्रेटर अटेंशन फॉर इंडिया। अब देखिए पहला क्या है यहाँ पर कि डिसीजन टू हैंड ओवर 2 पोर्ट ऑफ गल्फ ऑफ ओमान टू चाइना फॉर डेवलपमेंट। एक तो है जास्क, ये जास्क पोर्ट देखिए यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं ये इमेज, गल्फ ऑफ ओमान में है, ईरान में पड़ता है, छाबार से बस 200 मील की दूरी पर। और ये किसको मिलने जा रहा है, चाइना को मिलने जा रहा है। आप सोचिए यहाँ पर ग्वादार, ये चाइना के द्वारा डेवलप किया गया। जास्क अगर ये डेवलप करता है चाइना, तो इंडिया के लिए किस तरीके से चाइना हर जगह पर जहां इंडिया जाने की कोशिश करता है वहीं पर चाइना सेंध मार करके बैठ रहा है। दूसरा है को ऑप्शन ऑफ द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इनटू दिस एग्रीमेंट। अब अगर एग्रीमेंट होता है ईरान और चाइना के बीच में जो हुआ है, वो फिर सबके लिए चैलेंज क्रिएट करेगा, ना सिर्फ भारत के लिए। जो भारत का ट्रेडिशनल टाई है ईरान के साथ, उसको तो वो अफेक्ट करेगा ही, चैलेंज करेगा ही। साथ में जो अदर कंट्रीज हैं, जब हम यूएस लेड प्रोग्राम C5+1 की बात करते हैं, तो उन सभी को भी करेगा। और इस तरीके से अभी पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पहले क्या था, ईरान इंडिया के रिलेशन की जब बात होती थी तो वेस्ट से खतरा आता था, कभी सैंक्शन लगा दिया गया, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब ईस्ट की तरफ से, ईस्टर्न नेबर के द्वारा चैलेंज पोज किया जा रहा है इंडिया को। नेबरहुड फर्स्ट हैज been the sheet anchor of India foreign policy at least since the inception of the SAARC। अब यहाँ पे नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है भारत की, वो भारत के काम आ सकती है। जिस तरीके से अभी तक जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने सॉफ्ट पावर से, स्किल से एक गुडविल क्रिएट किया है देशों के बीच में, अपने पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन को अच्छा करने की कोशिश की है। और अब अगर फिर से एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन बन रही है तो उसको
कैसे काउंटर किया जाए, इसमें जो भारत का प्रिंसिपल है टुगेदर वी ग्रो, ये टुगेदर वी ग्रो एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें इस पर फिर से अटेंशन देना चाहिए और रिलेशन को, कनेक्टिविटी को हर एक एंगल से और स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है। आइए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। चाबार पोर्ट पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, गल्फ ऑफ एडन में लोकेटेड है ये और एकमात्र ओशनिक पोर्ट है भी ईरान में, तो बताइएगा सही आंसर कौन सा है। पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट गंगा रिवर पर लोकेटेड है और ये रेगुलेट करेगा 2 रिवर के वाटर को, कार्नेल एंड मोहाना, बताइएगा सही आंसर। तीसरा क्वेश्चन है डिसइन्वेस्टमेंट पर। पहला है कि डिसइन्वेस्टमेंट मींस द सेल ऑफ लिक्विडेशन ऑफ एसेट बाय गवर्नमेंट। दूसरा है दीपम, ये जो दीपम जो है इसके डिपार्टमेंट है, नोडल डिपार्टमेंट है जो इसको मैनेज करती है। और चौथा सवाल है रूट 606 कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है, बताइएगा इसका आंसर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल का आंसर देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, पहला वाला जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो स्टीम पावर को यूज़ करके मशीन को रन करना ही इसका था, इनोवेशन था ये पहला। दूसरा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल किया गया था मैकेनाइज प्रोडक्शन के लिए। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। अगला सवाल था इंडिया स्किल्स रिपोर्ट पर, इस पर हमने डिस्कशन भी कल किया था। वर्ल्ड बैंक नहीं है बल्कि यूएनडीपी के साथ और 2-3 एजेंसीज हैं जो मिल करके इस रिपोर्ट को निकालती हैं। दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, एम्प्लॉयबिलिटी बताता है ये, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, 20 का आंसर है। तीसरा सवाल है ओपन मार्केट ऑपरेशन से जुड़ा हुआ, इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर। और आखिरी सवाल था लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस पर, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, सी इसका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कैसा लगा दोस्तों डिस्कशन ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए अपने आपकी फीलिंग्स को बताइए। आप अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो बताएं, आपको डिस्कशन में क्या पॉइंट अच्छा लगा वो बताइए, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो आज लेता ही, कल फिर मिलते हैं। पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पर, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आईएएस रिव्यू, आईएएस दरबार आंसर रिव्यू के नाम से जो ग्रुप है उसमें भी जुड़ जाएंगे। तो आज लेता ही, थैंक यू सो मच।